हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आपको। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो साइंस, आपकी जो साइंस है, साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बनेंगे, अगर ये मेरे बताए हुए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो सबसे पहली बात, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो 4 से 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, पास हो जाएंगे। दूसरा, जो अच्छे मार्क्स बनाने वाले हैं उनको देखो, मैं जो 1 नंबर में बनते हैं एबेसेद है, खालिस्तान में कैसा सवाल बनने वाला है, और दूसरा 1 नंबर में कैसा सवाल बनने वाला है। तो आपके जो 1 नंबर वाले एबेसेद है, खालिस्तान 1 नंबर वाले, कुल मिला के ये जो सवाल है कितने नंबर के है, तो ये 32 नंबर के सवाल है ना, ये बिल्कुल क्लियर करवा लेना। इसके अलावा 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर में जो सवाल बनेंगे वो भी क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ये चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए, वीडियो देख सकते हो आप। दूसरा, मैंने मैथ्स भी अच्छे से करवा दिए। मैथ्स में मैंने एक तो आपको सांख्यिकी करवा दिया, ठीक है, जो 13वीं प्रश्नावली आपका, उसके अलावा मैंने दूसरी प्रश्नावली करवा दिया। इसके अलावा 8वीं प्रश्नावली भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो इसी तरीके से अपन पूरी कंप्लीट मैथ्स और साइंस करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो देखो, पहला सवाल है आपका, उदासीनी अभिकरण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखो, मैं आपको सब कुछ किताब से बताऊंगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के पास तो पासबुक भी नहीं है, वो बेचारे डेस्क वर्क भी नहीं खरीद सकते। तो किताब से ही पढ़ना, किताब ऑथेंटिक है, सरकार ने किताब पढ़ने के लिए दिए, तो अपन किताब से ही सारा क्लियर करेंगे। तो पहला आपका जो सवाल है मैं आपको किताब से बता देता हूँ, आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपका किताब से मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँगा, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये देखो, ये रही आपकी, बिल्कुल अच्छे से आपको नज़र आ रही होगी, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो लवण और जल प्राप्त होता है, इससे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर और 2 नंबर में आपका सवाल बनेगा। किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की जब आप अभिक्रिया करवाते हैं, उससे जो आपको लवण और जल प्राप्त होते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल आपको प्राप्त होता है। क्लियर? पहला सवाल मैंने बता दिया। अब आपका इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान आपको कौन से याद करना है जो कि एग्जाम में बनने वाले हैं, यानी एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बुक को आगे की तरफ कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे, क्लियर, बिल्कुल आपको दिखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो देखो, सबसे पहले पीएच स्केल ये रहा आपका, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। पीएच, इसमें पी जो होता है वो पुशांश होता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। पुशांश होता है, क्या होता है? पुशांश होता है, जो कि एक जर्मन शब्द, इसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है। और पीएच स्केल 0 से आपकी 14 तक होती है। भाई कहाँ तक होती है? 0 to 14 तक होती है। क्लियर? आपको याद रखना। अब देखो, मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी आपका विलयन है, उसमें जो हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है ना, उसे पीएच स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, पीएच स्केल के बारे में अगर और आपको अच्छे से बताना चाहूँ मैं, तो देखो बिल्कुल आप देखना, ये आपको पीएच स्केल दिख रही होगी, बिल्कुल देखो, ये रही आपकी पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो मान होता है 0 से 14 के मध्य होता है भाई, 0 से 14 के मध्य, ठीक है। इधर बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होती है, और 7 के ऊपर क्षारीय प्रकृति होती है, और 7 के ऊपर फिक्स आपका उदासीन होता है, ठीक है। बताया ना, किसी भी विलयन का उदासीन विलयन जो होता है उसका मान 7 होता है। 1 नंबर में सवाल बन सकता है कि भाई उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है, आपको याद रखना। दूसरा पीएच में नंबर मैंने आपको बता दिया। अब देखो, आपको याद क्या रखना, आपको जो याद रखना है एग्जाम में जो बनेगा आपके पीएच मान, वो आपको याद रखना है, और वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपकी किताब में मिलेंगे। देखो यहाँ पर आप अच्छे से देखते हो तो जठर मान का जो पीएच मान होता है 1.2, नींबू के पीएच मान की बात करो 2.2, शुद्ध जल का तो 7 होता है, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है,
जबकि इधर इधर अच्छे से देखोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है। तो ये पीएच मान आपको याद करना है। यहाँ से आपका एबेसिडी भी बन सकता और 1 नंबर से भी आपका सवाल बन सकता है, बिल्कुल आपको याद रखना। पीएच स्केल मैंने आपको बता दिया अच्छे से क्या होता है। हाइड्रोजन सांद्रता मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच मान 0 से 14 तक होता है, ठीक है। स्केल के अंदर 0 से 14 तक ही होता है। 7 पे उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय होता है। क्लियर। बाकी जठर रस का मैंने बताया 1.2, नींबू का 2.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका हो गया 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 हो गया। अब आगे आ जाओ। अब देखो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैं अगर अच्छे से आपको बताना चाहूँ तो देखो ये है आपके अम्लीय वर्षा, आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले देखो अगर आपको कुछ और मैं बताना चाहूँ तो ये भी याद कर लेना, 1 नंबर में बन सकता है आपके। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो देखो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले तो प्रबल अम्ल होते हैं और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल होते हैं। 1 नंबर में सवाल बन सकता है, इसलिए परिभाषा मैंने बता दी आपको, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अब देखो वर्षा के जल का जो पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से भी कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता भी कठिन हो जाती है, यानी उनका मतलब पानी में रहना बहुत कठिन हो जाता है उस समय, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे तो देखो क्लोर क्षार प्रक्रिया आपका बता देता हूँ मैं अच्छे से। ये रहा आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है और इससे निर्मित उत्पाद एक तो क्लोरीन होता है, दूसरा आपका सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बिल्कुल आप याद रख सकते हो, एग्जाम में बनेगा, 2 नंबर में सवाल बन सकता है। अगले सवाल की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक सवाल पक्का 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, रट लेना मेरे साथ। देखो जो सवाल मैं बता रहा हूँ ना, बस ज़्यादा सवाल नहीं बताऊंगा, हर चैप्टर से मैं 8 से 10 सवाल ही बताऊंगा। उन सवालों को अच्छे से रट लेना, सारा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो क्लोर क्षार मैंने बता दिया। आप क्लोर क्षार के अलावा देखो मैं आपको बताना चाहूँगा विरंजक चूर्ण पक्का बनेगा, या तो सूत्र पूछा जाएगा या विरंजक चूर्ण कैसे बनता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो विरंजक चूर्ण की मैं बात करूँ तो आपके सामने विरंजक चूर्ण अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। आपको इसमें से याद क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी। देखो शुष्क बुझा हुआ चूना जो कि CaOH ट्वाइस होता है, उस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। क्लियर। यानी CaOH2 के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तब विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है वो CaOCl2, ये से रहा यार, ठीक है। कैसे प्राप्त होता है? ये बुझा हुआ चूना आपका, ये क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई तो आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा, पानी का अणु आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये समीकरण और इतना यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक रटना है, बस इसके सूत्र तक। पूरे 2 नंबर में सवाल बनेगा। और इसके अलावा विरंजक चूर्ण से क्या बन सकता है? तो विरंजक चूर्ण के उपयोग बन सकते हैं भाई। देखो वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन विरंजक के कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल आपको याद होगा। कपड़ों को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पीने वाला जो पानी होता है ना उसमें जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी आपका विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको उपयोग भी बता दिया इसके बड़े, तो इसके उपयोग भी मैंने बता दिया, आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसके बाद आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा पक्का एग्जाम में बनेगा, इसके भी अपन देख लेते हैं एक बार बेकिंग सोडा क्या होता है। तो ये देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा पूरा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आमतौर से रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने में शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, यानी खाने को जल्दी पकाने के लिए। इस यौगिक का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये याद रखना। सवाल यूँ बन सकता है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है।
अब इसकी अभिक्रिया याद रखनी है। देखो, एक तो आपका NaCl, H2O, CO2 और NH3 से अभिक्रिया कराने पर एक तो आपका बनता अमोनियम क्लोराइड, दूसरा आपका बनता खाने का सोडा जिसे कहते हैं NaHCO3। बिल्कुल आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा। इसके उपयोग की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो, एक तो बैंकिंग पाउडर में, दूसरा जो बैंकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल जैसे मध्य खाद्य अम्ल होते हैं ना, उसके मिश्रण में किया जाता है। दूसरा देखो, दूसरा उपयोग इसका मैं बताना चाहूँ आपको, तो ये आप आगे है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटीसिड संगठन है। सारी होने पर कारण ये पेट की अम्लता की अधिकता को भी उदासीन करता है। यानी जब पेट में गैस वगैरह बनते हैं ना, तब ये सोडा लिया जाता है, जिससे क्या उदासीन हो जाता है अपना पेट के अंदर जो भी गैस वगैरह रहती है। और इसका उपयोग सोडा अम्ल में अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी आग बुझाने के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो देख लेते हैं। बैंकिंग सोडे के अलावा मैंने इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताया था, धोने का सोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। देखो, धोने का सोडे का आपको केवल फॉर्मूला याद रखना, Na2CO3.10H2, ये धोने का सोडे का फॉर्मूला, ठीक है। और कैसे प्राप्त किया जाता है ये आपको याद रखना कि बैंकिंग सोडो को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10H2 से आप इसकी अभिक्रिया कराओगे तो Na2CO3.10H2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, और इसके उपयोग आपको याद रखना जो कि मैं बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच में, साबुन में, कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स और सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। सवाल कैसे बनेगा भाई, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, इसके 2-4 उपयोग बताइए, यानी 2 या 3, तो आप 2 उपयोग तो आपको बताने होंगे। तो ये उपयोग भी याद करना है, इसका सूत्र भी याद करना है, कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी आपको देखना है। अब आगे आपको इंपॉर्टेंट सवाल बताऊं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो देखो, यहां पर है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये आ गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है पहले तो ये होता है, आपको याद रखना, CaSO4.12H2, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट आप कह सकते हो, ठीक है। और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है आपका देखो, CuSO4 2H2। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला और जिप्सम का फॉर्मूला दोनों ही आपको याद करने पड़ेंगे, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2 एंड हाफ पानी के अणु से आप क्रिया करवाते हो तो आपको जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ये दोनों के फॉर्मूला आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक देखो, क्रिस्टलन जल क्या होता है। लवण के एक सूत्र की इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है ना, उसे क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे क्रिस्टलन यानी 5H2O, 10H2O, हाफ H2O, ठीक है, 1/2H2O, ये सब क्रिस्टलन जल होते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा इस सवाल से देखो कुछ अमल है जो कि आपको 1 नंबर में या एवरेज में पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, यहाँ से आप देखना अच्छे से, ये आपको नजर आ रहे होंगे। देखो, सिरका में आपका कौन सा अमल होता है, 1 नंबर में सवाल बनेगा या एवरेज में बनेगा। सिरका में आपका जो अमल होता है एसिटिक अमल होता है, संतरा में आपका सिट्रिक अमल होता है, इमली में आपका टार्ट्रिक अमल होता है, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अमल होता है, खट्टा दूध या दही में आपका लैक्टिक अमल होता है, नींबू में आपका सिट्रिक अमल होता है, चींटी के डंक और नेटल के डंक दोनों में मेथेनोइक अमल होता है। क्लियर, आपको याद रखना। संतरा और नींबू दोनों में सिट्रिक अमल होता है। संतरा और नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक अमल होता है, आपको बिल्कुल याद रखना। चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथेनोइक अमल होता है, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, ठीक है, सिरका में आपका एसिटिक अमल होता है। तो 1 नंबर से आपका यहाँ से भी सवाल बन सकता है। ये देखो, पाठ नंबर 2 जो है आपका, चैप्टर नंबर 2 है अमल क्षारक एवं लवण, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, इससे बाहर आपका नहीं बनेगा। अगर मैं बताऊँ ना कि आपका 80 नंबर का पेपर है, उसमें से अगर मेरे सवाल बताए 50 से 55 नंबर के सवाल आपको हूबहू मिलेंगे। एक बार आप शॉर्ट नोट तैयार कर ले, जिनको याद है अच्छे से, और जिनको याद नहीं, वो जो मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्मूले याद कर ले या फिर अमल के नाम याद कर ले, तो वैसे भी उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।